नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करेंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं द हिंदू की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में। तो डेली न्यूज एनालिसिस, यूपीएससी प्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री पीडीएफ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको बताया है कि कैसे आप उस पीडीएफ मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स जो हैं आपको मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं नंबर पर आप संपर्क करके वीडियोस को और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के कुछ प्रमुख आर्टिकल्स पर। तो जो पहला आर्टिकल है बहुत काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय लोकतंत्र के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रेसिडेंट इनवाइट्स मोदी टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। राष्ट्रपति ने मोदी को इनवाइट किया कि वो नई सरकार दोबारा से बनाए। तीसरा टर्म है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का। दूसरा आर्टिकल है, स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खास करके जो बकरीद त्योहार है, ईद उल अ, अज़हा जो त्योहार होता है और हज जैसे जो त्योहार होते हैं जो मनाए जाते हैं, उनके संबंध में जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उसके संबंध में जो है हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा है कि चूंकि EH5N1 जो वायरस है उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और इससे जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होता है, मृत्यु दर बहुत हाई होता है। तो इससे इसके संबंध में जागरूक करने के लिए जो है उन्होंने चेताया है मुस्लिम कम्युनिटी को। तीसरा आर्टिकल है, चाइना ने एक बार फिर से यह कहा है कि ताइवान में जो प्रेसिडेंट का पद है ऐसा कोई पद होता नहीं है और ना तो ऐसी कोई चीज है, क्योंकि वो चाइना चाइना जो है वो ताइवान को अपने से अलग नहीं मानता है। और चौथा महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसमें, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के संबंध में है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भर में जो गैर संगठित गैर संगठित कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले जो श्रमिक होते हैं या जो लोग होते हैं, उनके अधिकारों की बात की गई, किस तरीके से उनको अधिकार दिए जाए और किस तरीके से पूरी दुनिया में जो अपशिष्ट प्रबंधन हो रहा है उसमें इन व्यक्तियों की क्या भूमिका है। ये ऐसे 4 आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि वो नई सरकार बना सकें। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी का यह तीसरा लगातार टर्म है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और एनडीए जो सरकार है उसका भी ये तीसरा कंटिन्यूसली टर्म है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके नेता है प्रधानमंत्री मोदी जी। और चूंकि इस बार 292 सीटों के साथ इन्होंने बहुमत हासिल किया था, तो जाहिर तौर पर ये तिबारा जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह है जो ये संडे को पूरा होगा। ठीक है, संडे को शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और इन पूरी व्यवस्थाओं के साथ जो है आप देख पाएंगे कि जो मंत्रीगण हैं और प्रधानमंत्री जी वो जो है शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब जब राष्ट्रपति जी ने इनको इनवाइट किया तो उस टाइम पर कौन कौन मौजूद था। उस टाइम पर चंद्रबाबू नायडू जी मौजूद थे जो कि टीडीपी के लीडर हैं। नीतीश कुमार जी मौजूद थे जो कि जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं। और महाराष्ट्र के शिवसेना चीफ जो एकनाथ शिंदे जी हैं, जो कि उस समय वहां के मुख्यमंत्री भी थे, वो भी मौजूद थे। और इन्होंने प्रेसिडेंट को अपने लेटर्स सौंपे। वो लेटर्स जो कि ये दिखाते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो नरेंद्र मोदी की जो एनडीए पार्टी है उसको समर्थन अपना दे रही है, सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मामला है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर संवैधानिक प्रावधान क्या है प्रधानमंत्री को चुने जाने का। ठीक है, उसके कुछ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान, वो किसी विशेष पर्टिकुलर प्रोसेस को नहीं बताता कि एक किसी प्रोसेस के तौर पर हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसका ऐसा कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है प्रधानमंत्री को चुनने की। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर मंत्रिपरिषद को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो यहाँ दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं, इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन सलाह कौन होता है, सलाह देने वाले होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को
अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे कि मुर्मू जी जो हैं वो मोदी जी को दही और चीनी खिला रही हैं तीसरे टर्म के शुरुआत में, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। चूंकि भारत एक संसदीय शासन प्रणाली है और आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रमुख पद होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, एक प्रेसिडेंट का पद होता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक जाहिर तौर पर ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो ज्यादा ताकतवर माना जाता है प्रेसिडेंट के मुकाबले, ठीक है। चूंकि यह संसदीय शासन प्रणाली है इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ज्यादा ताकतवर है। तो असली जो प्रमुख होता है, असली जिसके हाथ में वास्तविक ताकत रहती है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। एक शब्द इनके लिए यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डी फैक्टो, ठीक है। मतलब वास्तविक ताकत किसके हाथ में होगी, वो होगी प्रधानमंत्री के। और डी जीरो मतलब नाम मात्र की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी, वो ताकत होगी प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्र का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट, और जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब किस आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, किस आधार पर प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं? तो जब कोई भी पार्टी लोकसभा के चुनावों में मेजोरिटी प्राप्त करती है, मेजोरिटी का मतलब 272 सीटों से ज्यादा प्राप्त करती है, तो उसी के जो नेता हैं, वो चाहे गठबंधन हो चाहे कोई पार्टी हो, उसके जो नेता हैं उसको प्राइम मिनिस्टर जो है, सॉरी, उसको प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता किसी को। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो आगे चलकर अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अपने विवेक के इस्तेमाल करने के साथ ही वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री से यह भी बोलता है कि 1 महीने के अंदर आप जो है अपना फ्लोर टेस्ट करवाइए, मतलब कि अपना बहुमत सिद्ध करें, ठीक है। ये पूरा मामला है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि राष्ट्रपति जो किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता, ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बना सकता है जो कि बहुमत दल का नेता हो, ठीक है, जिसने मेजोरिटी प्राप्त की हो, ठीक है। ये पूरा मामला है। अब जब प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया जाता है उससे पहले ही ओथ शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो कि आपको पता ही है कि संडे को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने वाला है, ठीक है। संडे को, इसी आने वाले संडे को 9 तारीख को, ठीक है। इसमें गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है प्रधानमंत्री को और अन्य सारे मंत्रियों को, ठीक है। ये पूरा मामला है। इनका समय कितना है, टर्म मतलब शासनकाल कितना होता है प्रधानमंत्री का? तो अगर देखा जाए टेक्निकली तो इनका कोई शासनकाल होता नहीं, क्योंकि जब तक लोकसभा में इनको बहुमत प्राप्त होता है तब तक ये शासन करते हैं, और जो ही लोकसभा में इनका बहुमत खत्म होता है या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनको अपना पद छोड़ना होता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो 5 वर्षों तक ये पद पर बने रहते हैं, क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल है एवरेज एवरेज नहीं, उसको आप बोल सकते हैं 5 वर्षों तक रहती है, अगर उससे पहले भंग ना हुई तो, ठीक है। तो 5 वर्षों तक तो प्रधानमंत्री भी जो है 5 वर्षों तक बना रहता है, अगर उसकी मृत्यु ना हो, अगर वो अपना त्याग पत्र ना दे, ठीक है, इन सारे मामलों को छोड़ करके, ठीक है। ये पूरा मामला है। चलिए आगे चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ मामले हैं उसमें समझते हैं क्या है कि हेल्थ एक्सपर्ट जो है उन्होंने सलाह दी है खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को। तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है कुछ महत्वपूर्ण त्योहार उनके होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण त्योहार जैसे आप समझ सकते हैं कि बकरीद होता है, काफी महत्वपूर्ण त्योहार है, बकरीद है, ठीक है। और एक ईद उल अज़हा कहते हैं इसको, ईद उल अज़हा एक त्योहार होता है, ये मनाया जाता है। और एक हज भी एक इसी तरीके का एक त्योहार है जिसको मनाया जाता है। तो इस सारे त्योहारों की प्रक्रिया में वो लोग बलिदान देते हैं जानवरों का, ठीक है, खास करके बकरी, और आप और भी उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, चिकन्स वगैरह का। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो एक वायरस है या एक रोग है, डिजीज जिसको बोलते हैं H5N1 बर्ड फ्लू इसको बोलते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंजा ये वायरस से फैलता है।
और बहुत खतरनाक डिजीज है जो कि दुनिया भर के देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो हेल्थ एक्सपर्ट जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के थे, अलग अलग महाद्वीपों से आए हुए एक्सपर्ट थे, इन्होंने पूरी दुनिया भर के लगभग 200 करोड़ मुस्लिमों से ये सलाह दी है, उनको आग्रह किया है, आगाह किया है कि आप लोग कृपया जागरूक होकर के संभल कर अपने त्योहारों को मनाएं और यह ध्यान रखकर मनाएं कि ये जो H5N1 बर्ड फ्लू है ये बहुत तेजी से फैल रहा है और जिस भी व्यक्ति को यह रोग होता है, आप ये देखिए मोर्टेलिटी रेट, मान लीजिए अगर 100 लोगों को हो रहा है, ठीक है, इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 60% है, मतलब 60% मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, ये पूरा मामला है। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे 4 मिलियन मुस्लिम जो है वो मक्का में हज मना रहे होंगे अगले मंथ में, इसी मंथ के तीसरे सप्ताह में। ठीक है, तो अब थोड़ा समझ लीजिए H5N1 बर्ड फ्लू क्या होता है, क्यों इतना इससे डरा जा रहा है और आखिर ये इतना घातक क्यों है। ठीक है, तो ये H5N1 एक टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, बहुत खतरनाक संक्रमणकारी रोग होता है, जो हमारे श्वसन तंत्र को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है, उसको रोगी कर देता है। और इसका नाम जो फेमस नाम है उसको हम बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बेसिकली देखा जाए तो यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप होता है, मतलब उसी के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है उसका एक सब टाइप है। ठीक है, और उसी सब टाइप के आधार पर ही हमने बहुत सारे प्रकार में इन रोगों को जो है क्लासिफाई किया है, बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखें तो अगर हम प्रोटीन के आधार पर बांटें, प्रोटीन के आधार पर इस रोग को बांटे तो ये 18 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, आपको पता भी होगा कि 18 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। और अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो 11 प्रकार के वायरस एंजाइम होते हैं, इनके आधार पर हम इनका नाम लिखते हैं। जैसे इसमें जो आप देख रहे हैं एच नाम लिखा हुआ है, एक एच नाम लिखा हुआ है और दूसरा एन नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो एच है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और जो एन है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, और इसीलिए दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं H5N1, मतलब H का पांचवा कैटेगरी और N का पहला कैटेगरी। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। और एक बात और समझिएगा कि ये जो रोग है ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। अगर एक बार आपको हो जाए तो मोर्टेलिटी रेट इसकी कितनी परसेंट हो जाती है, 60% मोर्टेलिटी रेट है। हालांकि पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा नहीं फैलता है ये, अभी तक इसका कोई सबूत नहीं पाया गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका फैलने का चांस है कि नहीं, बहुत ज्यादा कम चांसेस होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो प्रोटीन 18 प्रकार का होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है हेमाग्लूटाइनिन प्रोटीन। ठीक है, हेमाग्लूटाइनिन प्रोटीन होता है, ये 18 टाइप के होते हैं और 11 अलग अलग प्रकार के न्यूमराइडेज एंजाइम्स होते हैं, इसलिए H5N1। ठीक है, ये इनके सब टाइप्स हो गए। अब जो ह्यूमन के केसेस हैं, जो मानव के केसेस हैं, मतलब बहुत कितने मानवों को ये रोग हुआ है, ये बहुत कम होता है, रेयर केस में उनको ऐसा रोग होता है। लेकिन ये भी है कि अगर एक बार किसी को हो गया तो उसमें मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत हाई होती है। ठीक है, अब दुनिया, ये समझिए कि दुनिया भर में ये इनका मतलब उत्पत्ति कैसे हुई और इनका सर्कुलेशन पूरी दुनिया में कैसे हुआ, पूरी दुनिया में किस तरीके से फैल रहा है ये रोग जो है। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो इसकी ओरिजिन जो है वो 1996 में गुआंगडोंग चाइना में मानी जाती है, कि 1996 में गुआंगडोंग चाइना में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और धीरे धीरे करके दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। जैसे इसका जो नया वर्जन है, इस वायरस का नया वर्जन H5N1, पहली बार ये यूरोप में 2020 में प्रकट हुआ और उसके बाद बहुत तेजी से अफ्रीका में फैल गया। ठीक है, अफ्रीका और एशिया में, ये पूरा मामला है। और 2021 के अंत तक ये नॉर्थ अमेरिका में फैल गया और 2022 के अंत तक ये साउथ अमेरिका में फैल गया। अगर आपको एटलस या मैप की जानकारी होगी तो आप समझ पा रहे होंगे। और फरवरी 2024 में ये वायरस जो है ये मेनलैंड से हट करके अंटार्कटिका तक पहुंच गया। ठीक है, अंटार्कटिका तक भी ये पहुंच गया। इतना तेजी से पूरी दुनिया भर में फैल रहा है, इसीलिए इसके खिलाफ जो है जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें दिखाया गया कि ये जो बर्ड फ्लू होता है, अगर आप चिकन के संपर्क में आते हैं तो चिकन से संपर्क में आते हैं तो ये आप में फैल जाता है। ठीक है, और जब आपसे फैलता है तो कंटामिनेटेड सरफेस से भी फैलता है, मतलब ये जो आप फर्श देख रहे हैं यहाँ भी ये वायरस हो सकते हैं और इनसे भी ये फैल सकता है। ठीक है, और जो कि बहुत खतरनाक होता है, जब हमारे संपर्क में आता है तो हमारे फेफड़े को बहुत तेजी से ये इन्फेक्ट करता है।
इसलिए हमको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और नेजल जो पैसेज होता है, जो नाक का रास्ता है, उसमें भी ये संक्रमण पैदा कर देता है। तो और तरीके की जो है बहुत अलग अलग समस्याएं पैदा होती हैं, जो कि बहुत घातक होती हैं, ठीक है। अब एक और आर्टिकल है, उसके बारे में समझिए। चाइना बोल रहा है कि जो ताइवान देश है, क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी जल्दी ही 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी को भारत तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी, ठीक है। तो उसी के रिस्पॉन्स में चाइना ने कहा है कि जो ताइवान है उसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, और ताइवान अलग देश है ही नहीं, तो वहां का प्रेसिडेंट कैसे हो गया, ठीक है। ये पूरा मामला है। इस आर्टिकल में बस इतना ही है कि चाइना ने एक बार फिर से ये बोल दिया है कि ताइवान खुद को अलग ना समझे, ठीक है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और आने वाले वर्षों में आप देख पाएंगे कि चाइना जो है वो ताइवान पर आक्रमण करके उस पर कब्जा भी कर सकता है। उसने बहुत बार ऐसी धमकी दी है कि अगर ताइवान स्वयं को ऐसे ही स्वतंत्र मानता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, और जो भी देश, दुनिया का कोई भी देश, अगर उसने हमको बांटने की कोशिश की, अगर ताइवान को अलग देश मानने की कोशिश की, तो उसको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है, ये इसी से संबंधित। अब थोड़ा सा इसका मैप देख लीजिएगा। आप देख रहे होंगे ये चाइना है, और चाइना से थोड़ी ही दूर पर पूर्व पूर्व साइड में, ईस्ट साइड में, आपको ताइवान नामक एक आइसलैंड दिखेगा, और ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे, ठीक है। ये अपने आप को एक अलग देश मानता आ रहा है। अब दुनिया भर के अलग अलग देश हैं जो ताइवान को देश मानते हैं, खास करके जो चाइना के विरोधी देश हैं, वो जरूर ताइवान को एक देश मानेंगे। लेकिन भारत का जो पर्सपेक्टिव रहा है, भारत का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है इस मामले में, ठीक है। भारत का इतिहास दूसरा रहा है, क्योंकि भारत ने शुरू से ही वन चाइना पॉलिसी फॉलो की है। वन चाइना पॉलिसी मतलब एक चीन रणनीति। इसका मतलब है कि चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, ठीक है, ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। इसी आधार पर भारत ने भी उसी का समर्थन किया। भारत ने भी यही माना कि ताइवान जो है वो चाइना का ही हिस्सा है। हालांकि ये शुरू की बात थी। 1950 के बाद जब भारत ऐसा देश बना पूरी दुनिया में जो नॉन कम्युनिस्ट देश होते हुए भी इसने चाइना को समर्थन लिया, चाइना को एक देश के रूप में मान्यता दी, एक स्वीकार किया, ठीक है। तो चूंकि चाइना जो है ताइवान को अपना देश मानता है, इसलिए भारत ने स्टार्टिंग में तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो की। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, भारत और चाइना के बीच जो रिलेशन है वो खराब होते चले गए, उसमें बहुत कमी आई। तो फिर भारत ने भी अपनी जो शुरू की रणनीति, जो शुरू की विदेश नीति थी, उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, भारत ने ताइवान को भी थोड़ा बहुत जो है रिकॉग्निशन देना स्टार्ट कर दिया, जो कि अभी लेटेस्ट उदाहरण आप देख रहे होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने, जब उनको बधाई दी गई ताइवान के राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसके रिस्पॉन्स में मोदी जी ने उनको प्रेसिडेंट कहने से, प्रेसिडेंट तो उनको नहीं बोला, मतलब एकदम साफ साफ नहीं मान रहा है भारत कि ताइवान अलग देश है, लेकिन उनके धन्यवाद को, उनके बधाई को स्वीकार तो किया मोदी ने, लेकिन रिस्पॉन्स में उनको प्रेसिडेंट नहीं बोला, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट बोल देते तो साफ साफ हो जाता कि भारत भी जो है ताइवान को एक देश मानता है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी उसमें संदेह है, ठीक है। तो अगर एक हिस्ट्री देखी जाए, तो इस हिस्ट्री को अगर आधार बनाया जाए, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच रिलेशन में कमी आई है, वैसे वैसे ताइवान की तरफ भारत का रुख जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि चाइना से जब मजबूती हमारी नहीं रहेगी, चाइना से हमारी जो संबंध है अगर वो कमजोर होंगे, तो जाहिर तौर पर हमको उनके आसपास के जो देश हैं उनकी तरफ बढ़ना होगा, जिससे हम इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में हम एक प्रकार से बैलेंस बना सकें। और चूंकि ताइवान एक एशियन कंट्री है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है और इंडिया की मदद कर सकता है, तो भारत का रुख जो है वो ताइवान की तरफ बढ़ना कोई बड़ी चीज नहीं है। हालांकि भारत अभी अपनी तरफ से क्लियर कट जो है इसका कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। ये पूरा मामला है। और बहुत सारे भारत और चाइना के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट भी हुए, जिसमें आप बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं। गलवान घाटी में भारत और चाइना के बीच बहुत सारे जो है डिस्प्यूट हुए, उसका भी परिणाम रहा कि भारत और चीन के बीच जो है वो रिलेशन खराब हो गए। और खास करके इंडो पैसिफिक जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो है, खास करके जो भू राजनीतिक रणनीति है खास करके चाइना की, वो और ज्यादा साम्राज्यवादी है।
तो भारत के लिए खतरा है कि चूंकि आपको पता ही होगा कि चाइना की हमेशा से ये नीति रहे कि वो अपने आसपास के जो भी देश हैं उन पर कब्जा करने का वो बहुत पुराना उसका स्टाइल है। तो अगर भारत उनको काउंटर करना चाहता है, भारत उसको काउंटर बैलेंस करना चाहता है, तो आसपास के जो भी देश हैं उनसे भारत को अच्छे संबंध बनाने होंगे। ठीक है, भारत को चाहिए कि अपने आसपास के जो भी देश हैं उनसे भारत अच्छा संबंध बनाए, तभी ये काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर चाइना और भारत के बारे में बात की जाए तो भारत उन देशों में से था जो कि नॉन कम्युनिस्ट थे, मतलब ये भारत साम्यवादी देश नहीं है, लेकिन फिर भी इसने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम सामान्यतः चाइना बोलते हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया 1950 में। फिर धीरे धीरे वहां से जो है भारत और चाइना के जो रिलेशन है उसमें बड़ा बदलाव आया। ठीक है, और भारत तो इतना सपोर्ट करता था चीन को कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट मेंबर बनने का जो चाइना का सपना था उसमें भी भारत ने कोई रोक टोक नहीं की। ठीक है, उसमें भी भारत ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन बाद में आप देखते होंगे जब इंडिया को सपोर्ट की जरूरत थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने की, तब जो है चाइना ने हमेशा से भारत का विरोध किया है। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है भारत और चाइना के बीच में, ये बहुत बड़ा एक समस्या का कारण रहा है भारत और चीन के रिलेशन में। ठीक है, अब ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में जो प्लास्टिक्स हैं वो धीरे धीरे करके बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगर 2000 के करीब की बात करें, 2000 में जो प्लास्टिक्स की संख्या थी वो बहुत कम थी, और 2019 में क्या हुआ, 353 मिलियन टन जो है प्लास्टिक पाया गया। 353 मिलियन टन प्लास्टिक, जो कि 2000 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। ठीक है, सॉरी, 2000 के मुकाबले डबल था। ठीक है, 2 गुना ज्यादा था, और वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2060 तक जो है ये और ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और इसका केवल 9% जो है हिस्सा, मतलब इतना जो कचरा फैला हुआ है प्लास्टिक का, इसका केवल 9% हिस्सा जो है वो रिसाइकिल होता है। ये आप समझिए, इसका केवल 9% हिस्सा पुनर्चक्रित होता है। ठीक है, रिसाइकिल होता है, और उसमें से 85% जो पार्ट है, 9% का जो 85% हिस्सा है उसको जो है मानव या मनुष्य जो है रिसाइकिल करते हैं, जो मजदूर हैं, खास करके प्लास्टिक में काम करने वाले, कचड़ों को साफ करने वाले जो मजदूर हैं वो उसको रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, और 50% जो होता है वो लैंडफिल, मतलब जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। ठीक है, 19% क्या होता है वो छोड़ दिया जाता है, और सॉरी जला दिया जाता है, और 22% जो है वो डिस्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, और कहां पर, ऐसी जगहों पर, ऐसे अनकंट्रोल्ड साइट पर, या उनको डंप कर देते हैं गड्ढे में। ठीक है, ये पूरा मामला है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 9% का जो है 85% किसके द्वारा रिसाइकिल किया जाता है, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग वर्कर्स। मैंने अभी बताया कि जो मजदूर होते हैं, 85% वही जो है रिसाइकिल करते हैं इसको पूरा। ठीक है, अब ये जो वर्कर्स हैं ये कचरे को कलेक्ट करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं, और उनको रिकवर करके उनको रिसाइकलेबल और रीयूजेबल बनाते हैं। तो इसका मतलब जो है कचरों को रिसाइकिल करने में ऐसे मजदूरों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इनके जो राइट्स हैं, इनके जो अधिकार हैं, इनके राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, और पूरी दुनिया में इसी स्तर पर जो है ऐसे प्लास्टिक के कचरे के इकट्ठा करने पर उसको रिसाइकिल करने से संबंधित बहुत सारी संधियां होने जा रही हैं जो आने वाले वर्षों में की जाएंगी। उनके संबंध में बात की जा रही है कि और वो क्यों की जाएंगी। ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि कचरे को रिसाइकिल करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं पूरी दुनिया भर में, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उसको जो है हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और इससे फायदा ये होता है कि जो म्यूनिसिपल जो बजट होता है, मतलब जो खर्च हो जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाता है। और पूरा मामला समझिएगा, इसमें ये भी कहा गया है कि इससे हम वेस्ट मैनेजमेंट, जो सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका सोल्यूशन हमको आसानी से मिल जाता है, और हमको जो कार्बन एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, उस पर भी काफी हद तक हमको फायदा मिलता है। ठीक है, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत वैल्यूएबल है, और इससे जो सस्टेनेबिलिटी है
इन्वायरमेंट की वो बनी रहती है, तो इससे ये सामने निकल कर बात आती है कि हमको इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिससे कि आने वाले वर्षों में हम इन्वायरमेंट को और अच्छे से जो है प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। ग्लोबल खास करके अगर भारत की बात की जाए तो पूरी दुनिया भर में ये जो वर्कर्स होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, चूंकि इनका योगदान और इनका महत्व भारत जैसे देशों में बहुत ज्यादा है, तो भारत जो है एक बड़ा पार्टी बन सकता है, बड़ा देश बन सकता है, जो कि ऐसे इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। ठीक है, ये पूरा मामला है। उम्मीद है आपको ये सब पूरा आर्टिकल जो है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसको देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का, और कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के बारे में जान सकें। और जो भी यूपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले वर्षों में, या इसी वर्ष जो भी यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए जो करंट अफेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप करंट अफेयर डेली फॉलो करते हैं तो आपको जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उन पर आपकी निर्भरता जो है कम हो जाती है और आपके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।